हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है, फूल खुशियों के बाहे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए भगवान, करुणा करे तू आगे, करके पावन हर एक मन का होना, हम चले नेक रास्ते, दूर करती दिखाना बेटा कॉपी। काम कर रहे हो ना सीट में? हाँ हाँ, मैं पूछ रहा हूँ सीट में काम कर रहे हो ना अभी? हाँ, तो बोल बेटा मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी किसके लिए डिफाइन था? जो मैग्नेटाइज होगा, बट इट इज ऑल अबाउट मैग्नेट और मैटर, मैग्नेट या मैटर बेटा। और मैग्नेटिक इंटेंसिटी किसके बारे में बेटा? जो मैग्नेटाइज कर रहा है, सही बात। तो देख दो बेटा, अब यहाँ डिफाइन कर रहे हैं परमिएबिलिटी, है ना। हालांकि इसका बेसिक डेफिनेशन तो यही बोलोगे कि परमिएबिलिटी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, है ना बेटा। ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम या मैटर जो कहो, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या मीडियम, बिल्कुल परमिटिविटी ऐसा। तो परमिटिविटी का इफेक्ट किस पे पड़ता है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे ना। तो यहाँ फर्क पड़ेगा मैग्नेटिज्म पे। लिख देंगे बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which is related to मैग्नेटिक फील्ड, है ना रे, है ना। जैसे इलेक्ट्रो था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन एप्सिलॉन आर, वैसे ही बेटा म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, जहां पे म्यू आर का नाम रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना। ये हुआ रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो बोलते बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रिलेटिव परमिटिविटी कितना बोला था तुम लोगों ने? कहां से कहां तक बेटा? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, है ना। लेकिन इसमें ऐसा रूल नहीं है बेटा। तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहा था कि जब भी होगा तो 1 से बड़ा होगा और हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। लेकिन ये वैल्यू जो है बेटा ये कुछ भी हो सकती है, समझ गए, है ना। ये हमारा 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है, उसी तरह से यहाँ भी डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है ना। ठीक बच्चा? क्या बेटा? नेगेटिव? हाँ नेगेटिव नहीं होगा, 1 से बड़ा हो सकता है। लेकिन देख बेटा, अब हम लोग सोचे कि इमेजिन करें कि मान लेते हैं बेटा ये कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ना। मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने कितना दिया? बी नॉट, हमने दिया बेटा बी नॉट। लेकिन जब कोई मीडियम यहाँ पे रख दिया हमने, तो हमने पाया कि इस पॉइंट का मैग्नेटिक फील्ड बी हो गया, है ना। तो बेटा आखिर ये बी क्यों बदल गया, क्यों हो गया ऐसा? तो कहोगे ना एक तो एक्सटर्नल फील्ड ये है बेटा, है ना, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस हुआ था नहीं पहले से, ये इंड्यूस हो गया। ठीक है, तो देखो तो बी, बी नॉट और बी आई। बी मतलब बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड, बी नॉट मतलब जो हमने अप्लाई किया, और ये मतलब जो इंड्यूस हुआ, है ना। अब देखो तो हम लोगों ने डिफाइन कैसे कैसे किया था? आई इज इक्वल टू एम बाई बी, और बोलो एच इक्वल टू बी नॉट बाई म्यू नॉट, या फिर क्या कहा था बोलो? बी बाई म्यू कहा था ना बेटा। फिर कहा था कापा इक्वल टू आई बाई एच, है ना। तो सुनो फिर से, इसको कैसे कहा था मैंने? कापा इज द प्रॉपर्टी ऑफ एक्सेप्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना वो एक्सेप्ट कर रहा है, इट इज समथिंग लाइक रेशियो, है ना।
तो अगर ये कुछ रेशियो जैसा है बेटा, इसका मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए ना, है कि नहीं बेटा? तो इसका डायमेंशन भी वैसे ही होना चाहिए जो इसका है। बात समझा? इसका डायमेंशन बिल्कुल सेम जैसा कि एच, बस अंतर यह है कि एच जो है बेटा वो एक्सटर्नल प्रॉपर्टी जैसा है और आई इंटरनल प्रॉपर्टी जैसा है। बात समझे ना? अब सुनना ध्यान से। एच जो है बेटा हमको बताता है कि तुमने कितना जोर लगाया मैग्नेटाइज करने के लिए, है ना? ठीक, तो तुमने जोर लगाया मैग्नेटाइज करने के लिए, है ना? वो बी नॉट बाय म्यू नॉट है ना? लेकिन मैटर आने से मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट हो गया पी और म्यू नॉट हो गया म्यू, बोलो है कि नहीं? तो उसी तरह मन में सोचो, अगर ये एक्सटर्नल के बारे में ऐसी चीज है तो ये इंटरनल के बारे में ऐसी चीज होगी। इसका मतलब फिर क्या होना चाहिए बताओ? क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट टू इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड बाय म्यू नॉट, बोलो राइट ना? बात समझे? तो अब इसको इसमें अगर पुट करो बेटा, बोल बोलो। नहीं बेटा इंड्यूस ना, ये किसके बारे में था बेटा बोलो? जो बनाया मटेरियल ने, ये क्या था जो मैंने अप्लाई किया और ये हो गया बेटा रिजल्ट। अब सोचो ये इस केस का वजह क्या है? जो उसके अंदर प्रॉपर्टी जनरेट हुआ है उसके वजह से ना बेटा, तो इसी का संबंध ना होगा आई के साथ, है कि नहीं? फिर पूछोगे अगर संबंध हो गया तो वहां म्यू नॉट क्यों लिखा, म्यू क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है, बोलो है कि नहीं? लेकिन बेटा हम मीडियम चेंज करने का इफेक्ट तो काउंट कर लिए ना कि बी आई आ गया, बोलो है कि नहीं? जब मीडियम चेंज करने के इफेक्ट काउंट कर लिए तो वैक्यूम ही मानोगे ना, बोलो है कि नहीं? जैसे बोले एक चार्ज पार्टिकल को हवा में रख दो, है ना? तुम कहोगे चार्ज पार्टिकल के लिए मीडियम तो हवा है, बोलो है कि नहीं? लेकिन अगर मैं कहूं कि हवा का एक बॉडी मानो, चार्ज को दूसरा बॉडी मानो, तो कहोगे ना बेटा दोनों बॉडी वैक्यूम में रखा है। बिल्कुल वैसे ही हो गया ना चीज ये। अब चलो उसको यहाँ पुट करें बेटा, तो बोलो बी की जगह पे क्या लिखे, बोलो बोलो म्यू इंटू एच, बी नॉट क्या बेटा? म्यू नॉट इंटू एच, बोलो है ना? और बी आई क्या लिखे? म्यू नॉट इंटू आई। ठीक बेटा? अब देखो तो सबका डायरेक्शन सेम ही है तो हटाओ एच को, प्लस माइनस से काम चलाएंगे हम लोग। तो म्यू एच इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई इक्वल टू कापा एच, बोलो बेटा क्या कैंसिल हो गया? सब में कैंसिल। अब बोलते बेटा इस म्यू को बोलेगा ना म्यू नॉट इंटू म्यू आर, यहां म्यू नॉट कॉमन ले ले बेटा, तो क्या हो गया 1 प्लस कापा, तो म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस, ये हुआ हमारा रिलेटिव परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच का फॉर्मूला, है ना? हाउ डज ए मटेरियल अफेक्ट द मीडियम, दिस इज द रीजन। बात समझा बेटा? यहां तक क्लियर बिल्कुल है एकदम, है ना? अब बात है ये कापा की वैल्यू क्या क्या है ना, तो कहोगे कापा की वैल्यू एक से छोटा, है ना? ठीक नहीं सॉरी, यूआर की वैल्यू, रुको पहले मैटर डिस्कस कर लेते हैं फिर बताता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा हम लोग को। ललिता लिख लो। इस पे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होगा बेटा, ऑल यू नीड इज इंफॉर्मेशंस। तो इसको बार बार तुम्हें देखना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, और सब क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और आते ही बनेंगे, समय भी लगेगा नहीं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसा है, जैसे इनऑर्गेनिक में होता है ना बाइनरी सिस्टम चलता है, या तो 0 या तो 1, या तो आता है या तो नहीं आता है, दूसरी कोई बात नहीं होती इसमें। ज्यादा मजा किसमें आता है तुम लोग को, ऑर्गेनिक में कि फिजिकल में? हाँ ऑर्गेनिक ज्यादा मजा आता है ना, इनऑर्गेनिक में से मजा आता है। सही है सही है।
इनऑर्गेनिक अब इम्पोर्टेंट हो गया है, हम लोग के समय में बहुत इम्पोर्टेंट नहीं था इनऑर्गेनिक, अब है। उसी में समय लग जाता है, समय रुक जाता है उसी में। अच्छा। अथवा बोलना कि सर थोड़ा 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 तेज चलो, ज्यादा समय पीछे आ जाए। क्या बोला, कॉन्सेप्ट और नींद दोनों आती है। सही है, मतलब संतुष्टि की होती है नींद, है ना। सही बात है। बोल तो बेटा, एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे घूम रहा हो तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट किस डायरेक्शन में होगा? अच्छे से देख लो, इलेक्ट्रॉन ना बेटा, नेगेटिव चार्ज ना, तो अंदर की तरफ ऐसे आएगा। हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन, मतलब बेटा हाइड्रोजन में तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। लेकिन दूसरे एटम में आगे बढ़ो पीरियड टेबल में, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी बेटा, तो अब इलेक्ट्रॉन के सिस्टम ज्यादा होते जाएंगे। अब मान लो इसका तो है ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट, कोई दूसरे इलेक्ट्रॉन का हो सकता है ऐसा मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए और दोनों कैंसिल हो जाए, बोलो बेटा, है ना। और ये भी हो सकता है कि ये किसी एंगल पे कैंसिल ना हो, अब दोनों बातें हो सकती है, बोल, राइट ना। तो कहेंगे अगर मान लो वन इलेक्ट्रॉन की बात अगर ऐसी है बेटा, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जिस एटम में इलेक्ट्रॉन की संख्या बेटा ज्यादा होगी, है ना, यहाँ दो बातें हो सकती है कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाए या रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो बेटा, बोलो, दोनों बातें हो सकती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कहा था हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक के बारे में, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट नॉट जीरो, है ना। अगर ऐसा हो गया, है ना, तो ऐसे मैटर को हम बोलेंगे बेटा डायामैग्नेटिक मैटर, डायामैग्नेटिक मैटर हो गया, ठीक है ना। और अगर ऐसा हो गया बेटा तो कहेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, है ना, और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक, ठीक है ना। डायमैग्नेटिक मैटर है बेटा, चूंकि हर एटम का मोमेंट जीरो है, इसका मतलब बल्क ऐसे मैटर का भी जीरो होगा, ऑब्वियस ही बात है। इसका मतलब बेटा इसका अपना कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता, इसका कोई अपना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो ही नहीं सकता बेटा। सो दिस मटेरियल इज नॉट सूटेड फॉर परमानेंट मैग्नेट्स, है ना बेटा। इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, ठीक। अब देख पैरामैग्नेटिक में भी चीज है बेटा और डायमैग्नेटिक में भी चीज है ना। जैसे कहा था ना इलेक्ट्रिक में पोलर नॉन पोलर, वैसे ये भी है ना, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अब देख नॉन पोलर में हमने कहा था बेटा कि पहले से हर एटम का जीरो डाइपोल मोमेंट, लेकिन जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो डाइपोल बन जाता है, पहले था नहीं लेकिन बन जाता है। वैसे यहां भी होगा बेटा, पहले से लगाओगे तो कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं इसमें है, लेकिन जब लगाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसे इमेजिन करो कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा हो सर्किल में, एक ऐसे घूम रहा हो सर्किल में, और एक ऐसे घूम रहा हो सर्किल में, तो रिजल्टेंट फील्ड सेंटर पे जीरो कर देगा ये। लेकिन जब बाहर से फील्ड आएगा, इस मैग्नेटिक मोमेंट पे टॉक लगेगा एम क्रॉस बी, अब इस इलेक्ट्रॉन के पाथ को अलाइन करने की कोशिश करेगा, तो अलाइन करने की कोशिश करेगा तो पहले जो मान लो ऐसे कैंसिल हो रहे थे, अगर ऐसा भी अगर हो गया तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा, अब यही बनाना शुरू कर देगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना।
इसमें देखो हर एटम का तो जीरो नहीं है, लेकिन अगर तुम बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते हो तो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगा करके एज ए बल्क ऑफ मैटर में उसका मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा। जैसे कि अभी ये देखो अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, ये अलग मटेरियल है, ये तीनों अलग अलग तरह के मटेरियल है ना, लेकिन अभी बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया बेटा, तो इन सबका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो है। समझा? ठीक है ना। अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होने भी दो बात हो सकती है, इसमें दो बात हो सकती है बेटा। एक तो ये कि सारे एटम ही रैंडमली ऑर्गेनाइज्ड है और रिजल्टेंट जीरो है, बोलो बेटा, ठीक है। लेकिन फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है बेटा कि एटम बल्क के रूप में होता है। एटम बल्क मतलब पढ़ते हो ना बीसीसी स्ट्रक्चर, है ना, तो कहोगे डोमेन के फॉर्म में, छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ये अरेंज होंगे। लेकिन खास बात ये होगी कि इसका हर पैकेट जो होगा ना इंडिविजुअल पैकेट, वो इंडिविजुअल पैकेट में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो नहीं होगा। इंडिविजुअल पैकेट में सबका ओरिएंटेशन एक जैसा होगा। मतलब एक पैकेट जो होगा बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट जैसा बिहेव कर सकता है ना। लेकिन जब बहुत सारे पैकेट हैं तो सबका रिजल्टेंट जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका भी जीरो है, इसका हर एटम का रैंडम में कैंसिल है, लेकिन फेरोमैग्नेटिक में रैंडम में कैंसिल नहीं है ना। वहां आप क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे पैकेट्स बन रहे हैं, है ना, वो पैकेट्स आपस में कैंसिल कर रहे हैं। समझा? ठीक है। अब जब इन मैटर को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं बेटा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, ठीक है, तो डायमैग्नेटिक मैटर जो हमारा है, डायमैग्नेटिक मैटर जो हमारा है ना, ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है बेटा वीकली रिपेल्ड, वीकली रिपेल्ड, है ना, मतलब हल्का सा रिपल्सन होगा मैग्नेट से इसका। तो मैग्नेट से हल्का सा रिपल्सन कैसे हो सकता है? तो एक मैग्नेट ये बोल दूं नॉर्थ साउथ, एक मैग्नेट ये बोल दूं, अब तुम बताओ मुझे ये कैसे होगा रिपल्सन, है ना। अगर ऐसे रख दूं तो नॉर्थ साउथ, और ऐसे रखूं तो क्या बोलोगे, यहाँ नॉर्थ यहाँ साउथ, बोलो बेटा, राइट ना। ठीक है, तो हम लोग इसमें बात नहीं करते हैं बेटा, हम लोग इसमें बात करते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो क्या हुआ, ओरिजिनल मैग्नेट ये है, इसने जब उसको बनाया तो ऐसा बन गया मैग्नेट, तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, इंडक्शन इन सेम डायरेक्शन, है ना। तो क्या कहोगे, वीक इंडक्शन, वीक इंडक्शन इन सेम डायरेक्शन, है ना बेटा। तो अगर सेम डायरेक्शन में वीक इंडक्शन होगा बेटा, है ना, तो क्या होगा, इसके आसपास के मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी, रिपेल हो रहा है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रिपेल कर रही है ना, तो लाइंस दूर दूर हो जाएंगी ना, बोल बेटा, है कि नहीं, लाइंस दूर दूर हो जाएंगी, इसका मतलब रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा, बोलो, है कि नहीं। इसका मतलब इसका ससेप्टिबिलिटी जो होता है बेटा, है ना, ये नेगेटिव होता है एंड वेरी स्मॉल होता है, बहुत छोटा होता है और नेगेटिव होता है ना। इसका मतलब इसका जो परमेबिलिटी था बेटा म्यू आर 1 + कापा, ये छोटा है और बहुत नेगेटिव नेगेटिव बेटा है, इसका मतलब लगभग 1 के आसपास ही होगा, लेकिन 1 से छोटा होगा। तो सिंबल में ऐसे लिखोगे म्यू आर इज लेस देन 1 बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब दूसरा हमारा होगा बेटा, इधर लिखो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक में उल्टा कहानी, बोलो बोलो, किससे कम नहीं जाएगा, अरे नहीं कहा ना बहुत छोटा है, तो 1 के आसपास ही रहेगा बेटा। हाँ 1 से मान लो कि वैल्यू जो होगी ना 0.99, 0.98, 0.97 ऐसे कुछ होगा रिजल्टेंट, ठीक है, नेगेटिव में ही होगा ये। अब कहते हो पैरामैग्नेटिक मैटर, पैरामैग्नेटिक मैटर होता है बेटा कैसा, वीकली, वीकली अट्रैक्टेड, ये वीकली अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अच्छा एक और बात इसमें, इसमें तो देख बेटा, इसमें कहेंगे इसका जो हमारा ससेप्टिबिलिटी है ना बेटा, ये टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता है, टेम्परेचर का फंक्शन नहीं होता। तो पूछे क्यों, ये क्या बात हुई, तो कहना टेम्परेचर का मतलब क्या होता है बताओ,
तो कहोगे डिग्री ऑफ रैंडमनेस, है ना। हीट अगर दोगे बेटा तो उसके मोलिक्यूल्स एटम ज्यादा रैंडम हो जाएंगे। जब ज्यादा रैंडम होंगे तो एक दूसरे के कैंसिल करने के चांस ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन ये तो पहले ही 0 था, तो किसको कैंसिल करोगे? बोला है कि नहीं? जब नॉन जीरो हो तब ना सोचो कि कैंसिल हो रहा है। यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता बेटा। तो इसकी जो होती है बेटा ससेप्टिबिलिटी, इसको टेम्परेचर में से मतलब नहीं होता, है ना। ठीक, इसमें देखो बेटा ये क्या है, वीकली अट्रैक्टिव। इसका मतलब बताओ इंडक्शन कैसे होगा? वीक इंडक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा बेटा, ठीक है ना। इसलिए क्या होगी इसकी ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, है ना, बहुत छोटा होगा और पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए म्यू आर की वैल्यू 1 से बड़ी लेकिन 1 के आसपास ही, 1.1, 1.05, 1.2 ऐसे होगा, ठीक है बेटा। अब देखो इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं, इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट एटम का 0 नहीं है ना, तो टेम्परेचर से फर्क पड़ता है ना इसको, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा बेटा, रैंडमनेस बढ़ेगा, कैंसिल करने की चांस बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड को कम एक्सेप्ट कर पाएगा। इसका मतलब ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। ससेप्टिबिलिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब तीसरा बच गया हमारा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ठीक, फेरोमैग्नेटिक मैटर में क्या है देखो, फेरोमैग्नेटिक मैटर में है ये जो हमारा होता है बेटा, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है। जैसे आयरन, आयरन हमारा जो है बेटा वो क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो क्या है, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, है ना। इसका मतलब इसमें जो होगा स्ट्रॉन्ग इंडक्शन होगा, है ना, इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में इसका स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, है ना। इसका मतलब इसके लिए जो कापा की वैल्यू होगी ये 1 से बहुत बड़ी होगी, पॉजिटिव होगी और 1 से बहुत बड़ी होगी, इसलिए इसके लिए म्यू बार की वैल्यू भी 1 से बहुत बड़ी होती, ठीक है ना। अब सुनना ध्यान से, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना। तो देख बेटा इसमें और इसमें अंतर तुम्हें कैसे बताया था मैंने, इसमें कहा था कि अगर ये मैटर है तो हर एटम क्या है अपने आप में, रैंडमली ओरिएंटेड है बेटा, और सभी कैंसिल है ना। और इसमें क्या कहा था, पैकेट्स के रूप में है। अब यहाँ ऐसे ऐसे अलग अलग ब्लॉक्स बना लेंगे, मान लो हम लोग ऐसे ऐसे ब्लॉक्स बना लेंगे, है ना। देखो ये ब्लॉक जो है सब में एकदम सेम तो नहीं होता, लगभग सेम होता है ना। अब इसका ऐसे है और इसका ऐसे है, इसका ऐसे है ना। तो देखो ये सब भी रिजल्टेंट कैंसिल होगा, लेकिन हर ब्लॉक एक बड़ा मोमेंट होगा, बोलो है ना। अब मन में सोचो, अगर तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो टेम्परेचर को तो बल्क बल्क से मतलब नहीं, वो तो हर मोलिकुल पैदा करेगा रैंडमनेस, बोलो है ना, ठीक है। तो देखो टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना बेटा तो इसके ब्लॉक को वो तोड़ना शुरू कर देगा, ये ब्लॉक को तोड़ना शुरू कर देगा, ठीक है। और एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि सारा ब्लॉक तोड़ देगा, है ना। फिर ये बन जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक जिस टेम्परेचर पे बन जाता है पैरामैग्नेटिक उसे बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी लॉ, ठीक है बेटा। इसकी भी ससेप्टिबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ना, लेकिन पैरामैग्नेटिक बनने के बाद, है ना। इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा हम लोग को, 1/T-TC, यही टीसी हमारा क्यूरी टेम्परेचर है बेटा। जब इसके आगे बढ़ेगा तब वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। जब तक ब्लॉक नहीं टूटेगा ना बेटा इसका, मतलब इस टेम्परेचर पे टूटता होगा ब्लॉक, इसके पे नहीं टूटता होगा तो नहीं टूटेगा, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको, बात समझे ना। तो कहेंगे टीसी का नाम क्या है, क्यूरी टेम्परेचर, है ना। ये क्या टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पे पैरामैग्नेटिक बन जाता है पैरामैग्नेटिक, है ना, लिख लो।
बच्चा देखो ये सब मान लो पैकेट्स, इमेजिन करो जैसे कि मान लो अगर बोलो कि माचिस की तीली ले लो, बहुत सारी तीली है ना, और एक छोटा सा सिलेंडर डब्बा ले लो, है ना, उस डब्बे में माचिस तीली रखते जाओ, तो क्या होगा, सादे माचिस तीली को कैसे रखोगे, वर्टिकल रखोगे, तो खूब पैक कर दोगे, बोलो है ना। अब मान लो किसी वजह से तो डब्बा पिघल जाए तो क्या होगा, सब गिरेंगे धाम से और सब रैंडमली हो जाएंगे ऑर्गेनाइज्ड, बोलो है कि नहीं। लेकिन क्या होगा, बाउंड्री उठने के बाद होगा ये काम। समझो ये माचिस के छोटे छोटे डब्बे हैं, है ना, जब टेम्परेचर हमारा बढ़ता है तो इस बॉन्ड, इस आपस के बॉन्ड को तोड़ देता है, तो फैल जाते हैं एटम्स इसके जैसा। हाँ। ठीक। फिर से बोलना एक बार, सिग्मा एम कहाँ है, ये वाला सिग्मा, ये वाला बोला, हाँ हाँ हाँ, तो भी चलेगा। सॉरी मैंने ही गलती कर दी बेटा, मुझे सिग्मा नहीं बोलना चाहिए, अच्छा नहीं लिख देना चाहिए, सिग्मा एम इक्वल टू 0 लिख देना बगल में पर एटम। ये तो बाद में कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि पूरे मैटर का तो दोनों में 0 होता है, ये पर एटम है ना। मतलब थोड़ा बहुत डाइलेक्ट्रिक जैसा ही है नहीं, इसका कॉन्सेप्ट बेसिक डाइलेक्ट्रिक जैसा ही है बेटा। तो बताओ परमानेंट मैग्नेट के लिए बेस्ट सूटेड मटेरियल कौन हुआ और वर्स्ट कौन है। यहाँ लिखना नीचे में है ना, Tc is the accurate temperature at which ferromagnetic converts to paramagnetic।
देख बेटा मैं लिखा रहा हूँ वो तुम्हें इसका बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, लेकिन ये सफिशियंट नहीं है ना। डाटा इसमें इंपॉर्टेंट होता है, तो एक बार एनसीईआरटी की जरूर मार लेना उसमें कि कौन सा मटेरियल, कोबाल्ट, निकल, कौन पैरामैग्नेटिक है, कौन डायमैग्नेटिक है ना। यहाँ भी लिखा हुआ है, उससे भी याद करना देख करके, है ना। देखो हो सकता है शायद प्रिंटिंग मिस्टेक इसमें हो, एक आध कुछ चीज मिसिंग हो सकता है ना, लेकिन एनसीईआरटी मिसिंग नहीं होगा ना बेटा। और अगर मिसिंग होगा भी तो जो लिखा होगा वही सही माना जाएगा, है ना। इसलिए ज्यादा भरोसेमंद मार्क्स दिलवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से एनसीईआरटी, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, एक बार रीडिंग मार लेना सिंपल। बेटा दो ना अब, जल्दी करो। जो इंडक्शन इसमें आ रहा है बेटा, उस किस फिजिकल इवेंट से संबंधित है। कि पूछे कि इसमें जो इंडक्शन हो रहा है वीक या स्ट्रॉन्ग जो भी है ना, वो किस फिजिकल इवेंट की वजह से ऐसा होगा। क्या बोलोगे? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क से, है ना, एम क्रॉस बी। इसको मिटाऊं? अब देखो एक ग्राफ थोड़ा समझ लो। हिस्टेरेसिस लूप बोलते हैं, या हिस्टेरेसिस वेरिएशन बोलते हैं, या हिस्टेरेसिस ग्राफ बोलते हैं, सबका एक ही मतलब है। हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस ग्राफ, हिस्टेरेसिस वेरिएशन, ठीक है। या बोले आई एच कर्व, सबका एक ही नाम है ना। तो देख बेटा, ये आई एच कर्व में एक्स एक्सिस हमेशा एच ही रहेगा, एक्स एक्स हमेशा एच। लेकिन ये वाला अलग अलग बुक में अलग अलग जगह पे कहीं पे आई होगा, कहीं पे बी होगा, है ना। ठीक, तो आई और बीच के बीच में तो कांस्टेंट ही ना आता है म्यू। तो ग्राफ के नेचर में फर्क नहीं पड़ेगा बेटा कुछ, ग्राफ का नेचर वही रहेगा, ठीक ना। अब सोचो एच क्या है बच्चा? मैग्नेटाइज करने वाला। आई बताता है कितना मैग्नेटाइज होगा, तो ऑब्वियस ही बात है अलग मैटर का अलग अलग होगा, है कि नहीं। लेकिन अलग अलग मैटर का अलग अलग होगा उसके बारे में नहीं है। ये हिस्टेरेसिस, द वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम हिस्ट्री, है ना। ये डिराइव किससे है? हिस्ट्री से, है ना। कि किस मैटर को मैग्नेटाइज तुम कितनी बार कर चुके हो, है ना। जैसे कि मामूली सी बात, रबर बैंड इस्तेमाल करते हो ना बेटा, देखते होगे बार बार यूज करते करते खराब हो जाता है, अजीब सा हो जाता है ना। तो इट इज ऑल अबाउट इलास्टिक हिस्टेरेसिस, उसको बोलते हैं इलास्टिक हिस्टेरेसिस, है ना। ये है मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस, समझा। तो इमेजिन करो, अब इमेजिन करो मन में कि कोई एक मैटर है बेटा, और इसको हम मैग्नेटाइज करने वाले हैं। इसको मैग्नेटाइज करने के लिए हम एक चुनाव किए बार मैग्नेट का, जो कि रखा है बेटा इनफाइनाइट पे बहुत दूर। तो इसके आसपास एच भी जीरो है और आई भी जीरो है। द ग्राफ विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन। जैसे जैसे पास आएगा एच बढ़ेगा, इसके पास एच बढ़ेगा तो आई बढ़ेगा, है ना। तो इसके बढ़ने का ग्राफ जो होता है बेटा वो ऐसा होता है, ऐसा ग्राफ बढ़ेगा, ठीक है। बढ़ते बढ़ते एक मैक्सिमम तक आया, मान लो इतने पास तक ले आए, तो इंडक्शन ही मैक्सिमम है और एच ही मैक्सिमम बेटा, है ना। तो इमेजिन करो,
इमेजिन करो कि डाइपोल ऐसा बन गया इसकी वजह से, ठीक है। अब क्या करें, इसको दूर ले आना शुरू किया, तब क्या कर रहे हैं, कोशिश मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जब हटा है तो ये भी हट जाए, बोलो, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जब दूर करोगे ना बेटा, जब एच तुम कम करोगे तो आई भी कम होगा, बिल्कुल सही बात, आई भी कम होगा, है ना, लेकिन इसी पे लौटेगा नहीं, वो ऊपर से लौटेगा। और जब तुम्हारा एच 0 हो जाएगा बेटा, तब भी उसके अंदर कुछ आई बच जाएगा, है ना, थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसमें बची रह जाएगी, समझे। मतलब वापस ले आ करके मैग्नेट को तुम इन्फिनिटी पे ले जाओगे बेटा, तब भी इसके अंदर कुछ ना कुछ आई रहेगा थोड़ी देर, ठीक है। अब तुम चाहोगे उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो अपने मैग्नेट को अब तुम पलट लोगे उल्टा, है ना, और अब इसके पास लाओगे, मतलब एच चले जाओगे नेगेटिव में तुम, है ना, तो अब ये घटना शुरू होगा, अब ये घटना शुरू होगा, ठीक है बेटा। और यहां कहीं पे आकर के आई 0 होगा, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा। लेकिन अब सोचो एच 0 नहीं है, अब एच नेगेटिव तेरा है ना। अब तुम और पास लाओगे तो कहोगे अब नेगेटिव में आई बढ़ेगा, अब नेगेटिव में आई बढ़ेगा, ठीक है, नेगेटिव में आई पहुंच जाएगा मैक्सिमम, नेगेटिव में आई पहुंच जाएगा मैक्सिमम। अब तुम चाहोगे कि नेगेटिव वाले को हटाएं, तो इसको दूर करोगे, अब फिर घटेगा नेगेटिव में दोनों वैल्यू, है ना, लेकिन जब ये लौटेगा यहां से तो ये भी लौट के यहां पहुंच जाएगा बेटा, समझ रहे हो मतलब इसको उल्टे डायरेक्शन में ले जाते हुए इसको लिया इनफाइनाइट, तो अब इसमें उल्टा बच गया मैग्नेटिक फील्ड, अब इसमें उल्टा बच गया मैग्नेटिक फील्ड। अब कहोगे उल्टा वाले को डिस्ट्रॉय करने के लिए अब सीधा करके लेके आए इसके पास, है ना, तो अब नेगेटिव वाला घटना शुरू होगा, बोलो है कि नहीं, नेगेटिव वाला घटना शुरू होगा। और जब यहां पहुंच जाओगे, मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा H पॉजिटिव हो चुका है, लेकिन ये न्यूट्रल हो गया, अब न्यूट्रल हो गया, और पास आओगे तो और बढ़ेगा, और बढ़ेगा, तो फिर बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम इसका वहीं तक पहुंचेगा, और फिर ये साइकिल रिपीट करेगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं इसको हिस्टेरेसिस लूप, वापस घूम करके यही, है ना। स्टार्ट कहां से किए थे बेटा, और अब इमेजिन करो इसमें कितना एच पे कितना आई होगा, वो डिपेंड करेगा कि तुम साइकिल में कहां पे हो। जैसे कि मान लो तुमसे कहूं एक वर्टिकल लाइन खींच के यहाँ ड्रॉ कर दो, है ना, वर्टिकल लाइन कहोगे तो बेटा एच हमेशा सेम ही तीनों के लिए है, लेकिन ग्राफ को 3 बार कट किया है, देखो, एक जाते हुए साइकिल में, आते हुए में, और रिटर्न साइकिल में, है ना। तो कितने एच देने पे कितने आई की वैल्यू होगा, वो डिपेंड करता है कि हिस्ट्री ऑफ यूजेस क्या इसका है, आया समझ में चीज ये, ठीक है, यहां तक क्लियर बेटा। अब देखो, अब मुझे बताओ ये जो ऊपर और नीचे में कट किया है वो क्या बताना चाहता है, कि मैग्नेटिक फील्ड को हटा लेने के बाद भी कितना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बचा लिया, बोलो है कि नहीं, बचा लेने को बोलते हैं रिमेनेंस, रिमेनेंस, है ना, इसी को बोलते हैं अदर वर्ड में रिटेन करना, इसी गुण को कहते हैं रिटेंटिविटी, कितना आसान है। रिटेंटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर which explains the magnetic property remains in the matter after removal of external magnetic field, क्लियर बेटा, ठीक है। कितना ये बचा लिया ये बताता है हमको आए बेटा, तो हम कहेंगे कि परमानेंट मैग्नेट हम उसको प्रेफर करेंगे जो ज्यादा बचा ले, तो कहेंगे इस ग्राफ में जिसकी ऊंचाई ज्यादा होगी, ये ऊंचाई ज्यादा होगी बेटा, वो परमानेंट मैग्नेट के लिए ज्यादा सुटेबल है, ठीक, बात समझा। अब चलो, अब मैं कहूं ये क्या बताता है कि उसके बचे हुए मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए जितना हमने एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड को पेनिट्रेट करना पड़ा मैटर में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को किसकी इतना इंटर करना पड़ा ताकि इसके फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सके, है ना। तो पेनिट्रेट करने का अलग वर्ड है कोर्सिविटी, है ना, तो कहेंगे इसको बोलेंगे कोर्सिविटी ऑफ मैटर, समझा। दिस रिप्रेजेंट रिटेंटिविटी एंड दिस रिप्रेजेंट कोर्सिविटी, है ना, समझे बात को, यहां तक क्लियर बेटा।
ये ज्यादा किस में चाहोगे? परमानेंट मैग्नेट में, है ना। और एक और होता है बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना बेटा, हम चाहते हैं कि जैसा हम करंट दें वैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाए, है ना, मेरे अकॉर्डिंग चले। बोलो, है ना, मेरे अकॉर्डिंग चले। इसका मतलब हम अगर मैग्नेटिक फील्ड उसको आगे की ओर देने के लिए बोले तो वो भी आगे की ओर दे, हम जब पीछे बोलने को बोले तो पीछे बोले। बोलो, मतलब क्या चाहोगे कि इसको डिस्ट्रॉय करने में कम से कम फील्ड लगाना पड़े मुझे? इसका मतलब लो कोर्सिविटी, पतला ग्राफ। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में क्या चाहते हैं बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेट में कि चौड़ाई कम हो, और परमानेंट में क्या चाहते हैं कि हाइट ज्यादा हो। आया समझ में? इसका जितना ज्यादा एरिया होगा ग्राफ का, है ना, हम समझेंगे उतना ही ज्यादा हमारा एनर्जी लॉस है ना, क्योंकि ये तो वेस्टेज है बेटा, ये तो मैग्नेटिक फील्ड वेस्टेज है ना। अगर यहीं पे लौट आता तो कितना अच्छा होता, जीरो वेस्ट होता हमारा। जितना बड़ा एरिया उतना बड़ा लॉस। इसे क्वेश्चन में पूछेगा, एक ग्राफ एक और ग्राफ बना देगा बिल्कुल, तो मैं लिख देगा एरिया कि इसका 2 मीटर स्क्वायर है, इसका एरिया पर मीटर स्क्वायर तो देगा 2 SI यूनिट, और इसका 2.5 SI यूनिट, इसमें लॉस हुआ है 25 जूल, तो उसमें कितना लॉस होगा? तो प्रोपोर्शनल टू एरिया, यूट्री मेथड। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ गया? तो इसको नोट कर ले, मैं नाम दे दे रहा हूं सबको, ओ ए बी। तो कहेंगे ओ ए एंड ओ बी क्या करता है? रिप्रेजेंट, क्या नाम दिए थे इसका हम लोग? रिटेंटिविटी ना, रिटेंटिविटी ऑफ मैटर, रिटेंटिविटी। और ये सी और ये डी, ओ सी एंड ओ डी, है ना, ये कहलाता है कोर्सिविटी। बोलो, नहीं, तुरंत नहीं आएगा, छोड़ना पड़ेगा लंबे समय तक। लंबे समय तक छोड़ोगे तो वापस अपने ओरिजिन पे आएगा। क्या बच्चा? डायमैग्नेटिक हमारा क्या होगा? डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक दोनों का, दोनों का ना वीक। रिटेंटिविटी कोर्सिविटी दोनों छोटी होगी, दोनों कम हो जाएगी उसकी। हम प्रेफर करते हैं कि ये वैल्यू कम हो, और परमानेंट मैग्नेट में चाहते हैं कि ये ज्यादा हो। हाँ, नहीं, समझो, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज कहाँ करते हैं बेटा? ट्रांसफार्मर में करते हैं ना, ठीक है। जैसे कॉइल है, ये हमारा मैग्नेट है ना, ठीक। अगर इमेजिन करो इसमें हम करंट ऐसा दिए, है ना, तो इस सोलेनोइड में कैसा फील्ड आएगा? इधर की तरफ। तो हम चाहेंगे कि ये वाला भी ऐसे ही फील्ड दे। बोलो, है कि नहीं? लेकिन कुछ देर बाद चाहेंगे हम कि हम करंट तुरंत ऐसे कर दें, मान लो मेरा अल्टरनेटिंग साइकिल है, ऐसा करंट देंगे बेटा, तो अब चाहेंगे हमारा ऐसे मैग्नेटिक फील्ड हो, है ना। लेकिन इसकी अगर बेटा कोर्सिविटी ज्यादा होगी, समस्या क्या होगी अब? कि हम करंट उल्टा कर चुके होंगे, फिर भी आगे की ओर फील्ड दे रहा होगा, है ना। हम ऐसा ही चाहते हैं फील्ड, उसका वजह अच्छे समझ पाओगे जब पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर, इसी के बाद आएगा वो, इसी के अंत में, है ना। कि हम ऐसे क्यों चाहते हैं कि ऐसा करंट दे करके इसी के अकॉर्डिंग फील्ड क्यों चाहते हैं, वो ईएमआई में समझोगे चीज, और उसका सही एक्सप्लेनेशन तुम्हें आएगा ट्रांसफार्मर में, है ना। अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में, इलेक्ट्रोमैग्नेट में सिर्फ इतनी बात ध्यान में रखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब क्या बेटा? ऐसा मैटर जिसके प्रॉपर्टी चाहते हैं हमारे कंट्रोल में हो, जैसा हम दे वैसा ही हो, है ना। और परमानेंट मैग्नेट में क्या चाहते हैं कि एक बार प्रॉपर्टी दे दे उसको तो लंबे समय तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैरी करे, है ना। बिता दूं?
तो टॉपिक वापस बोल रहा हूँ बेटा, टॉपिक जो पढ़ा हम लोगों ने यही मेन टॉपिक है, प्योर थ्योरेटिकल है। इसके लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ना है एक बार, आज की आज अगर पढ़ लोगे एनसीईआरटी एक बार तो बहुत सारी बात समझ में आ जाएगी। 4-5 दिन बाद पढ़ोगे तो कुछ बातें भूल जाओगे, तो बताए हम हर बातें लिखवाई नहीं जा सकती ना बेटा, मेन मेन बात लिखवाई तुमको मैंने। आज पढ़ना ध्यान से एनसीईआरटी, 4-5 पेज मुश्किल से होगा, बहुत तो बहुत 1 घंटा समय लगेगा, आधा घंटा समय लगेगा, पढ़ लोगे। और मार्क भी कराना कुछ कुछ पॉइंट्स उसके अंदर, डाटा वगैरह है ना, कि किस मैटर की कितनी कोर्सिविटी होती है, किसकी कितनी डेंटिविटी होती है, कोबाल्ट निकल में ज्यादा किसकी होती है, अंडरलाइन कर लेना उसमें। तो चलो हमारा टॉपिक यही तक था बेटा। अब आगे आते हैं, टॉपिक हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहता है सुनो, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना। अब तक तुमने सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो क्या क्या पढ़ा शुरू, सोचो। सबसे पहले पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर पढ़ा क्या, करंट, है ना। मतलब तुमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना। फिर तुमने कहा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में होता है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उससे सिर्फ बनता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। फिर पढ़ा दूसरी प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोडायनामिक्स, कि जब चार्ज मोशन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब इसका मतलब समझो, चार्ज पार्टिकल बेटा मूव कर रहा है, चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो सोचो तो उसके आसपास के जितने पॉइंट्स होंगे बेटा सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा ना। जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पे सोचो कि यहाँ कोई चार्ज पार्टिकल हो तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्वायर, लेकिन चार्ज मूव करके यहाँ पहुंच गया तो आर बदल जाएगा ना। अब इसका मतलब हुआ कि वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, वेरिंग इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट्स व्हाई यू सी मैग्नेटिक फील्ड इन करंट, इन परमानेंट मैग्नेट, है ना। अब उल्टा देखना चाहते हैं, है ना। उल्टा मतलब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनाना सीख लिया, है ना। अब जानना चाहते हैं क्या मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिक बन सकता है। तो चैप्टर का सीक्वेंस पहचाना कि क्या आप पढ़ चुके, अब क्या बच गया। हम जानना चाह रहे हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का इंटर कन्वर्जन। तो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड तो बन सकता है, जानते हैं हम लोग। अब जानना चाहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक बन सकता है कि नहीं, कैसे बनेगा। ठीक है, वही बेटा इस चैप्टर का मेन मोटिव है तुमको सिखाना, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो स्टार्ट होता है बेटा, वो स्टार्ट ही होता है फैराडेज लॉ से, है ना। फैराडे को कहा जाता है फादर ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। मतलब जितना इंपॉर्टेंस न्यूटन का था बोलो मैकेनिक्स में, उतना ही इंपॉर्टेंस फैराडे का है बेटा आजकल के युग में अल्टरनेटिंग करंट का, है ना। ठीक। अच्छा, बहुत पहले के जमाने में कभी ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखे हो? हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी देखे होगे तो देखे होगे उस मूवी के ठाकुर साहब, है ना, अपनी हवेली में इंटर करते हैं। लेकिन देखोगे हवेली में इंटर करने से पहले, जस्ट पहले गेट के बाहर दिखाया जाए कि बक्सा होता है और ऐसे ऐसे घुमाते थे पहले, फिर हवेली में इंटर करते थे। तो एक्चुअली जो बक्सा होता था बेटा वो डायनामो होता था, है ना। और इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ऐसी था नहीं, सब लोग अपने घरों में डीसी करंट यूज करते थे। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, जो पढ़े हो तुम करंट चैप्टर में। वो करंट चैप्टर का बेटा करंट तभी आगे जब बैटरी हो, तो उसे बेटा से घुमा घुमा करके चार्ज करते थे बैटरी। तो बैटरी चार्ज करते तो अंदर लाइन आती थी, बोलो बात समझे ना। ठीक है, लेकिन डीसी करंट का बहुत बड़ी समस्या आती है बेटा कि इसको लॉन्ग डिस्टेंस कैरी नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि लॉसेस बहुत ज्यादा हो जाए, है ना। इसकी छोटी सी बात समझाता हूं तुमको मैं। जैसे मान लो बेटा कंट्री एक देश एक है और एक देश भी है, दो कंट्री है ना। दोनों के पास अगर माने हम बोले कि $100 मिलियन है, इसके पास भी $100 मिलियन है ना। और तुम्हें लगता होगा इस फैसला हो ही नहीं पाएगा कौन गरीब देश है कौन अमीर देश है, बोले है कि नहीं। लेकिन हो जाएगा। हो सकता है कि दोनों के पास बराबर पैसा हो, है ना बेटा, लेकिन हो सकता है कि ये क्या हो, ज्यादा अमीर देश हो, है ना। क्योंकि बेटा अमीर देश और गरीब देश का मतलब अमाउंट ऑफ मनी नहीं होता है, ये ट्रांजैक्शंस होते हैं। जैसे मान लो अगर हमारे पास तुम और हम दो आदमी, हम दोनों के पास 100 ही रुपए हैं, है ना, तो हम दोनों के मिले तुम लोग 100 ही रुपए हैं। अब समझो तुम्हारा एक बैंक अकाउंट, मेरा एक बैंक अकाउंट,
इकोनॉमिक समझते हैं। अब हम तुम्हें ट्रांसफर कर दिए 100 रुपए और तुम मेरे को ट्रांसफर कर दिया 100 रुपए। अब क्या कहा जाएगा कि 100 रुपए का लेन 100 रुपए का दिन तेरे अकाउंट से 200 हो गए, वो मेरे में 100 और 100 के तो 200 रुपए, मतलब हमारे पास 400 रुपए का ट्रांजेक्शन हो गया। रुपया कितना था? 100। सो रनिंग मनी इज द इकोनॉमिक्स। बात समझे? अगर इंडिया के सारे लोग अपना अपना पैसा लेके घर में बैठ जाएं, पैसा खर्च ही नहीं करें, तो बहुत दरिद्र हो जाएगा देश बेटा भारत, है ना। और जहां ज्यादा बिजनेस होता है बेटा, वही ना कहते हैं ज्यादा इकोनॉमिक्स है। ज्यादा बिजनेस में क्या ज्यादा नोट छापता है मोदी सरकार? नहीं ना बेटा, वो रनिंग मनी है बेटा, है ना। इन द सेम में सोचो, एग्जैक्टली सोचो, इमेजिन करो जैसे कि हमारा डीसी करंट क्या डायरेक्ट करंट है ना, उसे ब्रेक पॉसिबल नहीं। अब एसी में क्या होता है कि बीच बीच में मल्टीपल टाइम जीरो करंट आता है, इसलिए लॉसेस बहुत कम होते हैं, है ना। ठीक, तो पहले के जमाने में था बेटा डीसी करंट, है ना। हर किसी को अपने करंट का इस्टेब्लिशमेंट अलग करना पड़ता था। जैसे हम सब घर में इन्वर्टर लगी होती है बेटा, तो हमको इन्वर्टर सेटअप खुद करना पड़ता है ना। ठीक, और देखोगे वो इन्वर्टर सेटअप इतनी मामूली चीज है, वो उसके सेटअप की कॉस्ट नया बिजली कनेक्शन लेने से महंगा पड़ जाता है कि नहीं। अब वैसे इमेजिन करके पूरे घर को बिजली देनी हो तो कितना महंगा पड़ेगा, है ना। दैट्स व्हाई एसी इज इंपॉर्टेंट। बात समझे बेटा, है ना। तो एसी में हुआ क्या, देखो मान लो फैराडे, मान लो क्या सच घटना है, फैराडे साहब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेबोरेटरी में बैठे बैठे, तो एक बहुत लंबी तार थी, है ना, उस तार ऐसे लपेटा हुआ था, समझा। और उस तार में कोई बल्ब जुड़ा हुआ था, डीसी का कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट, कोई तार में बल्ब जुड़ा हुआ था और नीचे रखा हुआ था, ठीक। और उसके टेबल पे रखा हुआ था कोई मैग्नेट, है ना। गलती से मैग्नेट गिर गया, जब गलती से गिर गया उस लूप के अंदर, तो अचानक बल्ब हल्का सा जला, है ना। अब ये बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात थी लोगों के लिए कि दुनिया में सबको पता था जब करंट चाहिए तो बैटरी चाहिए, बिना बैटरी करंट नहीं आता। बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात कि बिना बैटरी करंट कैसे आया, है ना। और लोग अपनी बातों को लोगों से बोलने में डरते भी थे, है ना, क्योंकि आज की गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, पहले की गवर्नमेंट कहो तो मंदिर के पुजारी और पोप थे, वही राजा थे, बोलो है कि नहीं। वहां मतलब साइंटिस्ट लोग वही साइंटिस्ट थे, मानोगे। अगर उनके विरुद्ध कुछ बोल दिए सीधा फांसी, उसके नीचे कोई बात नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारा कुछ बोलना धर्म के विरुद्ध हो गया, है ना। तो लोग जब तक अपनी बातों को पूरी तरह सत्यापित नहीं कर लेते थे, कुछ बोलने से डरते थे। तो फराडे साहब ने ये घटना के 4 सालों तक 8000 एक्सपेरिमेंट अलग अलग तरह के किए और सब में एक चीज पाई, तब हिम्मत कर पाए कि लॉ दे देते है ना। तो चलो इसका लॉ क्या है देखे। तो देख बेटा, सुन ध्यान से, फराडे साहब के एक्सपेरिमेंट्स के गलती से ही, हाँ, क्या गलती से ही एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते बेटा, इसको बोलते हैं एक्सप्लोर करना। तू सोचता है घर से बाहर निकले और 500 का नोट मिल गया तो एक कमाई हो गया तो एक कमाई नहीं है, ये चांसेस है ना। तू मेहनत कर रहा है, तेरा कंपनी का बॉस खुश होकर तेरा 100% कर दिया इंक्रीमेंट, ये कमाई है ना। तो एक्सप्लोर हुआ, तो ये लोग बेटा 100 रुपए के नोट पाए नहीं, ये लोग एक्सप्लोर किए, है ना। तो इनकी इज्जत करो कम से कम यार। चलो देखे, फोकस किया जाए, फोकस किया जाए प्लीज भाइयों। आप लोग उदाहरण मत खोइए, कॉन्सेप्ट में आइए। एक्सपेरिमेंट के 2 बेस, सुन ध्यान से। तो उसके एक्सपेरिमेंट तो बहुत सारे थे, लेकिन उसके एक्सपेरिमेंट को हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक कैटेगरी ये है बेटा कि एक कॉइल है, एक कॉइल है ना, जिसमें कोई करंट कोई बैटरी नहीं लगाया गया, है ना, ठीक। और इसके दोनों एंड के बीच में लगा दिया गया एक गैल्वेनोमीटर, है ना। कोई बैटरी तो है नहीं, सिंपल है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है, करंट को डिटेक्ट करना। तो यहां पे एक रखा गया मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल उल्टा भी कर सकते हैं। ये पाया गया कि इसको जब यहाँ पे रखा गया है ऐसे, तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, है ना। लेकिन जब इसको पास ले जाया गया तो इसमें डिफ्लेक्शन पाया गया, दूर ले जाया गया तो भी डिफ्लेक्शन पाया गया,
तो लोगों ने इसका नियम क्या निकाला उन्होंने कि जब तक इन दोनों के बीच की दूरी बदलती रहेगी, है ना, तब तक यहाँ डिफ्लेक्शन आएगा, है ना। तो उसको लिखते हैं स्टेटमेंट में एनी रिलेटिव मोशन का मतलब रे, या तो मैग्नेट को स्थिर करके कॉइल को पास लाओ या कॉइल को स्थिर करके मैग्नेट को पास ले जाओ। एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट, कॉइल एंड मैग्नेट causes डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। समझा रहे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन पाया गया, लेकिन कब, जब बीच की दूरी घटती है या बढ़ती है। रुके रहने से कुछ नहीं होता, ठीक है, चाहे तुम कितना पास रखो या दूर रखो, स्थिर रहेगा, दूरी कांस्टेंट तो कुछ नहीं, ठीक है ना। दूसरा हमारा जो कैटेगरी ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसको यूं कह सकते हो कि इमेजिन करो एक सोलेनोइड है ना, इस सोलेनोइड में लगा दिया सेल और एक लगा दिया स्विच, ठीक है। इस सोलेनोइड के एकदम पास में एक और लगा दिया सोलेनोइड, ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ लगाया गया गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ गैल्वेनोमीटर है और सोलेनोइड है, और इसमें सोलेनोइड है और बैटरी है ना। क्या देखा गया कि जैसे ही स्विच ऑन किया वैसे ही डिफ्लेक्शन आया, लेकिन फिर तुरंत जीरो हो गया डिफ्लेक्शन, ठीक है, और जैसे ही स्विच ऑफ किया फिर आया डिफ्लेक्शन और फिर जीरो हो गया, है ना। मतलब क्या देखा गया कि जब स्विच ऑन कर रहे थे और जब स्विच ऑन ऑफ कर रहे थे उस समय डिफ्लेक्शन आया बेटा, है ना। लिख लेते हैं इसको, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज फाउंड at the moment of closing and opening of switch, है ना रे, जब स्विच को ओपन कर रहा है और क्लोज कर रहा है तो उस समय आया। तो इस तरह के कहो तो लगभग 8000 एक्सपेरिमेंट किया उन्होंने, लेकिन समझ में नहीं आया कि ऐसी घटना को लॉ कैसे बनाए, किस चीज को रिलेट करें, क्या हो रहा है एक्चुअली की बन रहा है ना। तो बहुत सोच विचार करने के बाद फाइनली जजमेंट हुआ कि अगर ये मैग्नेट है बेटा, है ना, तो इससे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी, है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही होंगी, इसको क्रॉस कर रही होंगी, बोलो है कि नहीं, है ना। वैसे ही जब यहाँ करंट आया होगा बेटा, तो इस करंट की वजह से इसमें भी आया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। तो दोनों को सोचते सोचते लोगों ने बात को एनालाइज किया ही कि अल्टीमेटली जब इसका मैग्नेटिक फील्ड इस एरिया से पास करता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स था बेटा, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स, सेम फॉर्मूला सेम तरीके से निकालना है ना। तो फैराडे लॉ दिया कि देखो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहाँ फ्लक्स बनेगा, तो फैराडे ने कहा देखो फ्लक्स बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है फ्लक्स को चेंज करना। अगर ये फ्लक्स चेंज करता रहेगा तो इसमें करंट आएगा। फिर लोगों ने पूछा इससे क्या बात हुई भाई, अगर इसमें फ्लक्स चेंज करेंगे तो क्यों करंट आएगा, ये नहीं बता पाया। बोला मेरा एक्सपेरिमेंट का यही रिजल्ट है कि हम जब जब फ्लक्स वेरी कर रहे हैं तो करंट आ रहा है ना। इवन फैराडे ये भी नहीं बता पाया कि फ्लक्स बढ़ाने से या घटाने से इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा आएगा, है ना। पूरा जीवन उसने अपना एक्सपेरिमेंट और लॉ देने में लगा दिया, उसके आगे लोगों ने चीजों को आगे बढ़ाया, है ना। तो उसने क्या कहा देखो कि अगर तुम इसको पास लाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा, दूर ले जाओगे तो फ्लक्स घटेगा। जब तक फ्लक्स घटता या बढ़ता रहेगा तब तक करंट आएगा, ठीक है। जितना ज्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज करोगे उतना ज्यादा करंट आएगा, धीरे धीरे फ्लक्स वेरी करोगे कम करंट आएगा। और वही घटना यहां भी हो रही है। उसने कहा देखो ध्यान से, अगर स्विच तुम ऑफ किए हुए थे तो कितना करंट था, 0। जैसे ही ऑन किया मान लो 5 एम्पियर करंट हुआ, तो बच्चा 0 से 5 एम्पियर करंट ग्रो किया ना बेटा। तो इसमें तो मैग्नेटिक करंट आया होगा तो बना होगा मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से पास किया होगा तो फ्लक्स बना होगा। तो जब एक करंट बढ़ रहा होगा तो फ्लक्स बढ़ रहा होगा,
तो फ्लक्स बढ़ा तो देखो डिफ्लेक्शन आया, लेकिन कुछ देर बाद करंट कांस्टेंट हो गया, तो फ्लक्स कांस्टेंट तो नो ईएमएफ, नो बैटरी, नो करंट, है ना। वैसे ही जब स्विच को ऑफ किया बेटा, तो 5 एम्पियर से करंट जीरो हो गया, तो क्या हुआ, फिर से फ्लक्स वैरी किया, है ना, तो फिर से डिफ्लेक्शन आया। तो अल्टीमेटली फैराडे ने अपना लॉ दिया। लॉ क्या दिया देखो, उसने कहा कि इफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिखेंगे इसको, फाई इक्वल टू बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इंटीग्रेशन, वही वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था। मतलब पहले कहो तो फैराडे के लॉ के पहले लोग इस क्वांटिटी को यूज ही नहीं कर पाते थे, समझते थे क्या इसका इंपॉर्टेंस है। जैसे अभी तो पूरा मैट्रिक पढ़ लिया मैंने, हम लोगों ने कब तक इसको इंट्रोड्यूस नहीं किया ना, इसकी जरूरत ही भी पड़ेगी हम लोग, है ना। तो अभी से ही डिफाइन हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स, है ना बेटा। तो उसने कहा देखो, इफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए लूप और कॉइल इज वेरीड, है ना। उसने कहा कि अगर किसी लूप और कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स को वेरी करो, जैसे मर्जी है करो, तुम चाहो तो फील्ड कांस्टेंट करके एरिया घटा बढ़ा दो, है ना, या फील्ड बढ़ा करके एरिया कांस्टेंट रखो, या दोनों के बीच खाली एंगल चेंज करो, है ना। उसने कहा वेरी करो, किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्रू एनी मींस, तुम्हारी जैसे मर्जी है वैसे ही वेरी करो, तुम्हारे वेरी करने के तरीकों से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, बस वेरी करना चाहिए, है ना। तो उसने कहा इज वेरिड थ्रू एनी मींस, मतलब किसी भी तरीके से, है ना। देन एन इंड्यूस्ड करंट मतलब करंट था नहीं, आ जाएगा, इंड्यूस मतलब आ जाएगा ना रे, पहले से इसके नेचर में नहीं है चीज, वो पैदा होगा अभी, इंड्यूस करंट जनरेट होगा उसके अंदर, इंड्यूस करंट इज फाउंड इन लूप और कॉइल, समझा, है ना। तो फिर लोगों ने कहा कि ठीक है, बात समझ के, करंट आएगा, ये तो बताओ कितना करंट आएगा, है ना। समझाने के लिए उसने कहा कि देखो, ये जो करंट आएगा वो इक्विवेलेंट है टू एन ईएमएफ, इक्विवेलेंट टू एन ईएमएफ, ये समझते हैं लोग, बैटरी समझते थे लोग। तो कहो देखो, तुम बैटरी लगाओ, है ना, या बैटरी का जितना ईएमएफ है कि चाहते हो तुम उतनी तेजी से फ्लक्स को वैरी करो, समझा। जैसे कि 5 वोल्ट का बैटरी तुम चाहते हो जनरेट करना, तो 5 यूनिट पर सेकेंड पे फ्लक्स चेंज करो, तो उतनी ही करंट आएगा, इसलिए कहा इक्विवेलेंट टू एन ईएमएफ, कितना, तो कहा इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, समझ गया रे यहां तक, है ना। अब ऐसा क्यों हुआ, कितना होगा, किस तरह से होगा, टॉपिक बढ़ता जाएगा, वो डिस्क्राइब करते जाएंगे हम लोग। ये पहली चीज इवेंट है, फिर इसका मैकेनिज्म बेटा, है ना। तो पहले इवेंट को एक्सप्लेन करें। तो उसने कहा कि देखो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को अगर तुम ई लिखते हो, है ना, तो ई जो हमारा है ये बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के मैग्नीट्यूड के बराबर है। फैराडे डायरेक्शन नहीं बता पाया, करंट कैसे आगे नहीं बता पाया, है ना, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता पाया, ठीक है, कि इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी का मॉड। जानते हैं हम लोग कि अगर हमको मान लो ये इंस्टेंटेनियस है, तो एवरेज क्या लिख देंगे, बोलते बेटा, बिल्कुल सही, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, डेल्टा फाई का मॉडुलस डेल्टा फाई के लिए टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है कि नहीं। तो देखना तो ध्यान से इसको, क्या इसको ऐसे बोला बेटा कि मान लो इफ आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ लूप, ध्यान देना, मान लो आर क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ लूप है बेटा, है ना। तो अगर इतना इंड्यूस ईएमएफ है, तो इंड्यूस करंट कितना होना चाहिए, बोलो बोलो, ई बाई आर, बिल्कुल सही कहा, आई इज इक्वल टू ई बाई आर। तो इसको ऐसे बोले बेटा, 1 बाई आर ऑफ मॉड ऑफ डी फाई बाई टी, बोलो, हो सकते हैं ऐसा। अच्छा, आई को ऐसे बोल सकते हैं बेटा, डी क्यू बाई टी, है ना,
अब मुझे बताओ, ये मॉडुलस की जरूरत किसको है, टाइम को कि डिफाई को? क्योंकि डिफाई घट सकता है बढ़ सकता है, टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ना बेटा, इसमें कोई डाउट तो नहीं। हम सब लोग जानते हैं बेटा, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहता है। कोई कुछ भी बोले कि मैं 20 साल से, पिछले 20 साल से 20 साल का हूं, नहीं मानोगे, नहीं ना? तो dt तो कैंसिल हो जाएगा ना, मॉडुलस की जरूरत नहीं है उसको। क्या बच गया बोलो अब? dq बराबर 1/r d5। तो ऐसे बोले बेटा, डेल्टा q इक्वल टू डेल्टा फाइव बाई रेजिस्टेंस, बोलो, है ना? तो उसने कहा देखो, एक रेजिस्टेंस आर लो, उसमें इतना फ्लक्स चेंज करो तो इतना चार्ज बह जाएगा। अगर तुम जल्दी चेंज कर दोगे इस फ्लक्स को तो ये चार्ज जल्दी बह जाएगा, तेरा करंट ज्यादा हो जाएगा। अगर धीरे धीरे चेंज करोगे तो ये चार्ज को फ्लो करने में समय ज्यादा लगेगा और करंट कम होगा। लेकिन चार्ज हमेशा उतना ही फ्लो करेगा जितने के प्रोपोर्शनल में तुमने फ्लक्स चेंज किया है। आया बेटा समझ में? ठीक है, दिस इज द रिलेशन बिटवीन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोन एंड टोटल चेंज इन फ्लक्स कॉज्ड। क्लियर? बस नोट कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया कैसे लेते थे? एक दूसरे के परपेंडिकुलर ना, बिल्कुल सेम यहाँ भी करना हम लोग को है। तो कोई थोड़ा सोच के इस बात को जो लिखते भी रहो, अतः सोचते हैं तो इस बात को तो, कि जैसे गॉसेस लॉ था बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, 3 डायमेंशन क्लोज सरफेस के लिए, उसी तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में किस तरह का लॉ हो सकता है? सोच के बताओ, जल्दीबाजी नहीं। 3 डायमेंशन क्लोज सरफेस अगर रखे हैं बेटा तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बन सकता है उसमें, तो सोचो। जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो हमेशा क्लोज लूप बनती है, जबकि चार्ज वाले हैं पॉजिटिव से निकलती थी नेगेटिव पे खत्म होती थी। एनीबॉडी एल्स हैज द सेम थॉट? हाँ, नहीं बेटा, साइक्लिक का मतलब हो जाएगा क्लोज सरफेस। ये जो लूप है ना बच्चा, लूप कैन नेवर बी ए क्लोज सरफेस, इट कुड बी ए क्लोज लाइन बट नॉट सरफेस, है ना? और सोचे कुछ लोग? इसने सोचा कि जीरो होगा। एनीबॉडी एल्स सोचे? क्लोज सरफेस है, फील्ड लाइंस हमेशा बनेगी क्लोज लूप। जीरो ही होगा बेटा, सही सोचा है इसने। क्लोज लूप बनेगा ना, एक तरफ से फील्ड लाइन बाहर निकलेगा तो दूसरी तरफ से वही लाइन घुस जाएगा अंदर, तो एक तरफ से पॉजिटिव फ्लक्स, एक तरफ से नेगेटिव फ्लक्स। क्या बेटा? हाँ, लूप ही तो बोल रहा ना, वो लूप ही बनेगा ना। ऐसे एरिया मान लो, ऐसे निकला फील्ड लाइन बाहर, इधर हो गया पॉजिटिव फ्लक्स, तो इस हाथ से नेगेटिव फ्लक्स हो गया, हमेशा जीरो, है ना? यही है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या कहता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, इसका क्लोज करेंगे ना इंटीग्रेशन,
तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 होगा। उधर मिटा रहा हूं, उस तरफ मिटा दो ना। अच्छा नोट कर ले पूरा। हाँ बेटा बोल। नहीं उसमें कहा था बेटा गौसला ने कि अगर क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होगा तो फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, और अगर चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स 0 होगा। इसमें कहता है उसके अंदर मैग्नेट हो या ना हो, दोनों ही सूरतों में 0 होगा, है ना। इसके लिए कोई नियम नहीं है, मतलब हर केस में 0 ही करना है गॉस मैग्नेटिज्म। नहीं, फिर 0 किसी मैचिंग करो। तुम बेटा तुम डायग्राम कैसे बनाए थे कि साउथ से नॉर्थ जाती है फील्ड लाइंस, हाँ मैग्नेट के अंदर, हाँ टर्मिनेट होती ही नहीं। हाँ हाँ उस बारे में अगर सेंटर पर रख देंगे तो क्यों नहीं होगा बेटा। देखो तो यहाँ फील्ड लाइंस ऐसी जाती है ना, तो ये लाइंस तो पास करेंगे करेंगी, क्यों नहीं काउंट करोगे। फील्ड लाइंस कोई भी पास करेगा तो काउंट करेगा बेटा, चाहे वो छोटा छोटा एरिया क्यों ना हो। और अंदर तो बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, इमेजिन करो लाइंस पास पास बनती है वहां। अब इधर मिटा रहा हूँ। तो इतना तो समझते हो तुमने बेसिक ना बेटा, कि अगर मान ले कोई ऐसा एरिया होगा और ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेगा, तो जो इसका एरिया का नॉर्मल होगा उधर ही एरिया मानते हैं ना डीए। तभी तो कहते हैं बी डॉट डी हो जाएगा हमारा डी फाई, है ना। अच्छा फ्लक्स बनने के लिए ऐसा लूप और ऐसे नॉर्मली फील्ड लाइन पास करना चाहिए। तो देखते बेटा, हमें एक सवाल कहा गया कि एक हॉरिजॉन्टल सरफेस था बेटा ऐसा, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, है ना, ऐसा एक लूप रखा हुआ था, सर्कुलर लूप। इस सर्कुलर लूप का रेडियस कैपिटल आर है ना। ये एक कंडक्टिंग लूप है, इसमें कोई करंट वैंट नहीं था बेटा पानी से, कुछ भी नहीं करंट वैंट है, खाली एक वायर को समझो, दोनों एंड को जोड़ दिया। या सोच मान लोहे की एक रिंग है, लोहे की एक रिंग का रेडियस आर है, उसको ऐसे रख दिया, है ना, ठीक है। चाहे रेडियस ए मान लेते हैं इसका रेडियस, ठीक। और इसमें जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू कैपिटल आर है ना। इस जगह पे जहां तुम बात कर रहे हो वहां पे ऐसा ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी, जिसकी वैल्यू तुम्हें दिया है बेटा 10 टेस्ला, ठीक। ए तुमको दिया है 10 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस तुमको दिया है 3 ओम, है ना। कहता देखो अभी लूप ऐसे गिरा हुआ है ना, इसको लूप को उठा करके ऐसे खड़ा कर, तो पहले कितना फ्लक्स था बोलो, 0। हाँ बताइए। अनुभूति एक्सक्लूसिव सेशन ओनली फॉर गर्ल्स एंथुसियास्ट कोर्स, 17 जुलाई 2022, 17 जुलाई 2022। समर्थ क्या, देखो तुम्हारी मन की भावना जैसी हो वो तो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना, अपने आप को तुम क्या समझते हो तुम्हारे ऊपर है, इट्स ऑल योर पर्सनल मैटर, वी कैन नॉट इंटरफेयर। लेकिन जो बाहर से दिखेगा उसी को एंट्री मिलेगा। तो कहता है जो अगर नए कपड़े खरीदने तो खरीद लेना। अब चुप सुन, एक अब सेशन है, कोई क्लास है क्या, क्या एक्चुअली है क्या इसमें। अच्छा कोई प्रोग्राम वगैरह कुछ होगा, हाँ, ओनली फॉर गर्ल्स। और 17 जुलाई डेट, टाइमिंग सुबह 7:30 8:30, 7:30 to 8:30, वेन्यू समर्थ सद्भाव परिसर, समर्थ बिल्डिंग में, है ना। एक बार नोटिस बोर्ड देखे ना।
हाँ, संडे को? अच्छा, मेरी क्लास है। यस, तो टाइम तो बढ़ा दिया जाए, 9 बजे से कर लेते हैं क्लास या 10 बजे से। हाँ भाई, देख कहाँ जाना है नहीं जाना है ये सब तुम्हारी इच्छा है ना। तो बोलो बच्ची हो जाना चाहती है जो चलेगा उसमें। क्लास 8 बजे से रखने कोई दिक्कत? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं 8 बजे करने में ना क्लास? ठीक, ओके, फाइनल। अब सवाल पे वापस आएंगे, सवाल पे वापस आए। हाँ, 8 बजे नहीं आएगा, थोड़ा टाइम बढ़ा दूं, मतलब 8 से 10 था पहले, तो 8 से 11 कर दूं, तो क्या कहना चाहता है? स्टार्ट टाइम बढ़ा दूं? देख, मैंने उनको बोला हुआ है कि 8 से 10 या 10 से 12। अब जो स्लॉट सुन तो जो स्लॉट खाली हो, अगर 8 से 10 बिजी ना होगा पहले से, तो 10 से 12 लग जाएगा, और नहीं होगा तो फिर 8 बजे से होगा। दोनों बातें हो सकती है, कोई भी एक, दोनों में कोई का 100% श्योर अभी नहीं है। हाँ, सिर्फ डिस्कस ही करेंगे। हाँ, पढ़ाएंगे नहीं उस दिन, देखो पहले प्लान कर ली कि अब तक 10 बजे तक सोएंगे। अरे, अरे पगड़ा गया। मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम, नो स्टडी नो प्रॉब्लम। जो जो नहीं आया डिसीजन में, वो इस बात साबित हो जाएगा कि वो नहीं पढ़ाई करता है। वैसे लोग सोचता होगा कि साबित क्या करना है? जैसे कि कल हम कल बैठे हुए थे, 3-4 टीचर बैठे हुए थे वहां रूम पे, तो सर बोले कि सर आप बेकार परेशान होते हैं। बचपन से आपको देख के सोचता होगा कि क्यों इतना परेशान है आदमी, इतना क्यों सिखाना चाहता है। तो बोले टीचर सोचता है बच्चों के बारे में कि बच्चे का पढ़ेगा लिखेगा जॉब करेगा अपना पैसा कमाएगा तो जीवन एंजॉय करेगा। बच्चा सोचता हम तो आज ही एंजॉय कर रहे हैं, तो बात में क्या सोचे, है ना? सही बात है। फिर लगा हमको कि हमको बहुत कुछ सीखना बाकी है। चलो पॉइंट पे आओ, अब चुप, मजाक बहुत हो गया, पॉइंट पे आ। देख, एक लूप बेटा, रेडियस आर, रेजिस्टेंस आर, ए दिया हुआ। अभी बोल कितना फ्लक्स? 0। लेकिन बेटा इसको ऐसे खड़ा कर देंगे तो हो जाएगा फ्लक्स। हाँ, तो कहता है इफ लूप इज रोटेटेड बाई 90 डिग्री टू स्टैंड इन वर्टिकल प्लेन। समझा रे? वर्टिकल प्लेन में इसको आना है ना? मान लो ऐसे आना है, हालांकि तो वर्टिकल प्लेन तो ये भी हो सकता है, तो इसमें फ्लक्स 0 हो जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। डायग्राम दे दिया तुमको मैंने, ऐसे करना है ना? तो कहता है सवाल में फाइंड टोटल चार्ज, टोटल चार्ज क्रॉस्ड क्रॉस्ड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन। किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा ऑफ लूप। है ना? टोटल चार्ज क्रॉस्ड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप। लूप के बेटा किसी भी वायर के एक छोटे से क्रॉस सेक्शन से टोटल कितना चार्ज पास करेगा, बनाओ तो। मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना सिखाने की जरूरत तो नहीं है। हाँ, पाई बाई 30, 30, पाई बाई 30, 30।
फ्लक्स का ऐसा यूनिट वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स का ऐसा यूनिट WEBER, WB लिखेगा इसमें, है ना। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होगा? फील्ड। टेस्ला हो गया ना रे, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला। जिसका वो हो गया वो इसको करो, जिसका नहीं हुआ देखो। सोल्यूशन है बेटा, कहेंगे इनिशियल मैग्नेटिक फ्लक्स 0 है, फाइनल मैग्नेटिक फ्लक्स जगह बेटा पाई ए स्क्वायर इंटू बी। ठीक, क्योंकि फाइनल पोजीशन में ऐसा लूप हो जाएगा बेटा, ऐसे ऐसे तो लाइन क्रॉस करेगा, है ना। तो क्या बोलेंगे बेटा, पाई 0.1 का स्क्वायर इंटू बी हो गया 10, इसका मतलब पाई बाई 10 वेबर है बेटा, बोल। ठीक, तो चेंज इन फ्लक्स निकल गया ना हम लोग का, 5 फाइनल माइनस 5 इनिशियल, दैट इज पाई बाई 10 वेबर। ठीक, तो डेल्टा क्यू कौन सा फॉर्मूला, चेंज इन फ्लक्स बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस था 3 बेटा, तो बिल्कुल सही बताया तुम लोग, पाई बाई 30 कूलम इतना चार्ज फ्लो करेगा। बोलो बोलो, समझाना फिर से एक बार पूरे को। पहले ऐसे था, है ना बेटा, और पूरे को ऐसे कर दे, हाँ, और फिर ऐसे किए, तो बेटा हमको एवरेज निकालना है ना। एवरेज को इन बातों से कोई मतलब नहीं, उसको टोटल चेंज से मतलब है, इनिशियल फाइनल और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। ठीक है, वही जो आंसर अभी आया, डेल्टा क्यू टोटल चार्ज फ्लो इस क्रॉस सेक्शन से कितना चार्ज फ्लो करेगा, है ना। तो तेरे वाले कंडीशन में क्या होगा, जब यहां से ऐसे लेके आ रहा होगा तो चार्ज फ्लो करेगा, पर देखो यहां से यहाँ पहले चार्ज बढ़ेगा, है ना, फिर उल्टे घटना शुरू हो जाएगा फ्लक्स, अब चार्ज उल्टा फ्लो करेगा, फिर यहां से यहाँ लगे लाओगे, फिर चार्ज आगे फ्लो करेगा, और टोटल से मान लो वैल्यू मान लो आज 2 कूलम। तो समस्या क्या होगी देखो, इस वायर में पहले 2 कूलम ऐसे फ्लो करेगा, फिर 2 कूलम ऐसे फ्लो करेगा, फिर 2 कूलम ऐसे फ्लो करेगा, तो नेट क्या बोलेंगे, इन दोनों का मिलाकर 0 हो जाएगा, फिर आंसर यही होगा 2 कूलम। ठीक, -8, हाँ मॉड आता है ना, हाँ, तो माइनस प्लस की तुम्हें टेंशन नहीं, तुम मॉड निकालो सिर्फ, पहला के 8, दूसरा कर लो, हाँ करंट निकालना है। चलो एक थर्ड पार्ट भी डाल देना इसमें, थर्ड पार्ट है कि फाइंड हीट डेवलप्ड इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में टोटल हीट डेवलप कितना होगा, हीट डेवलप होगा ना रे, हाँ।
सेकेंड का 3 आ रहा है, निकालो। मुझे नहीं पता आंसर, मैं बनाऊंगा तो आएगा आंसर। हम्म 2/5 एम्पियर, पहले का आंसर। बी का, करते जाओ करते जाओ। सबसे पहले ई वाले पार्ट देखते हैं। ए में कहा गया फाइंड इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट एट टी इक्वल टू 5 सेकेंड। ये लैंग्वेज पढ़े क्या लगा बेटा, इंस्टेंटेनियस निकालना है कि एवरेज? क्योंकि टी इक्वल टू 5 सेकेंड है, तो पहले क्या करें, ई इक्वल टू डी 5/टी का मॉड कर लो, है ना। तो कितना हो जाएगा देखना बेटा, d5/dt हमारा का मॉड कितना, 2 माइनस 2t का मॉडलस। अब समय 5 सेकेंड, तो टाइम 5 पुट कर देंगे, तो E इक्वल टू हो जाएगा बेटा 8 वोल्ट। तो करंट बोलो कितना, 8/R, तो 1.6 एम्पियर ना बेटा। वाला कंप्लीट। दूसरे में कैसे किया जाए, चेंज इन फ्लक्स निकालना पड़ेगा, है ना। इसका मतलब t बराबर 0 पे निकालेंगे पहले फ्लक्स, तो ये 0 है। और t 5 सेकंड पे निकालेंगे फ्लक्स, तो 5 दूना 10 माइनस 25, तो 15 हो गया ना बेटा, है ना। माइनस कहो तो माइनस ही है, -15 वेबर। इसका मतलब टोटल चेंज इन फ्लक्स का मॉडुलस कहें तो 15 ही वेबर हो जाएगा बेटा। तो एवरेज ईएमएफ क्या लिख देंगे हम लोग, डेल्टा फाई का मॉड डिवाइड बाई टाइम टेकन। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात, ये हो जाएगा बेटा 3 वोल्ट। तो एवरेज करंट क्या लिखे बेटा, बिल्कुल सही, एवरेज ईएमएफ बाई रेजिस्टेंस 0.6 एम्पियर। कंप्लीट। तो तीसरा पार्ट की मदद करो मेरी, कैसे करें। तीसरा पार्ट तो हीट ड्रॉप निकालना है बेटा ना, कैसे करें, I²R या फिर V² E²/R। चलो ई चुकी निकाल चुके हैं ना, टाइम फंक्शन में कहा था ये वाला, है ना बेटा। तो कहेंगे देखो, अगर थर्मल पावर की बात करते हो तो थर्मल पावर E²/R होगा या I² होगा, तुम कुछ भी कर लो आएगा तो यही। बोलो बेटा, 4 हो जाएगा ना, E²/R, है ना। तुम I² करोगे तो भी इतना ही आएगा ना बेटा, E/R करोगे पहले। बोलो ठीक है। तो टाइम फंक्शन में आ रहा है, लेकिन बेटा हीट नहीं है, ये तो पावर है। अब टाइम से इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, तो कहेंगे हीट डेवलप इज, थर्मल पावर को dt से इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो 4/5 को अलग कर लो, तो हो जाएगा 1 माइनस टी का होल क्यू डिवाइड बाई 3 विथ नेगेटिव साइन ना। लिमिट 0 से 5, तो हो गया 4/15। अब बेटा टाइम पुट कर ले, पहले 0 पुट करें ना बेटा हम लोग, है ना, लिमिट उल्टा करना पड़ेगा ना। तो 1/3 माइनस ऑफ, अब 5 पुट कर लो, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64/, तो बाहर निकाल लिया था ना मैंने। तो पहले 1 माइनस बोलो, गड़बड़ है, क्योंकि हीट में कोई डायरेक्शन नहीं होता है ना, हीट में कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, है ना। तो सबस्ट्रैक्ट तो कुछ चीज नहीं होनी चाहिए, है ना। इसमें हो रही है क्या, सोचना तो मुझे यार, कहीं सबस्ट्रैक्ट तो नहीं हो जा रहा है चीज ये। फिर तो क्यों हो जाएगा ना बाद में।
है ना, झमेला ही हटाओ, झमेला ही हटाओ, स्क्वायर ही कर लेते हैं। 4/5 टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। ठीक, तो अब हीट इक्वल टू थर्मल पावर dt का इंटीग्रेशन, 4/5 का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर dt माइनस 2t dt प्लस dt है ना बेटा, और लिमिट 0 से 0 अब पुट बाद में पुट करेंगे ना। 4/5 का हो गया रे t³/3 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, लिमिट 0 से 5, तो 4/5 ऑफ, चलो 5 पुट कर ले बेटा, 5 का क्यूब 125 t²/2 तो 2 कट जाएगा। ठीक, तो कितना 125/3, 125/3 माइनस 20 हो जाएगा मेरा के ना, तो 125/3 माइनस 20 तो 65/3, बोलो, तो 65/3 ये हो गया 13 टाइम्स, तो 54/52, 52/3 जूल इतना आ जाएगा बेटा। ठीक, चलो इतना ही आज के लिए, काम तो दिया हुआ ही है, आगे बढ़ते रहो काम में। चलो बाय।